तो कल जो मॉडल पढ़ाया था वो समझ में आया? स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? यस मैम। कल हम लोग ने एक मॉडल पढ़ा था, साइड बाइंडिंग मॉडल सिस्टम, जो हमने बताया था वो एक पर्टिकुलर ड्रग के लिए नहीं था कि ड्रग हमारी बॉडी में किस तरह से इफेक्टिव होती है, उस पर एक मॉडल बनाया गया था जिसमें हमने दो वेरिएबल्स को कंसीडर किया था, बॉन्डेड एंड अनबॉन्डेड साइट या फिर एक्टिव और इनएक्टिव साइट्स। एक्टिव साइट्स वो साइट्स थी जहाँ पर हमें डिजीज प्रेजेंट है, दिस मीन्स जहाँ पे हमें जिस डोज से लेने पे इफेक्ट शो होगा, और इनएक्टिव साइट्स जो थी जहाँ पे जो अनबॉन्डेड है, जहाँ पे वो जो डोज है वो इफेक्ट नहीं करेगी। तो मेन जो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि ड्रग का कंसंट्रेशन ब्लड में जिस तरह से होगा उस तरह से ड्रग जो है वो काम करना शुरू करती है, और किसी भी पर्टिकुलर ड्रग के बारे में हम लोग ने कंसीडर नहीं किया था, कोई जनरल ड्रग कंसीडर करी। तो उसी में एक हम लोग पर्टिकुलर केस कंसीडर कर रहे हैं समझने के लिए कि जैसे हम लोग ने वहाँ पे ड्रग को लिया था कल, जब ड्रग को लिया था तो दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ड्रग दिस मीन्स जो डोजेज ली थी हम लोग ने, कि जो डोजेज ली थी वो डिपेंड ऑन टाइम थी। अब अगर हम मान लें कि दिस इज कांस्टेंट, नॉट डिपेंड ऑन टाइम, कांस्टेंट डोजेज भी होती हैं, जैसे हमने जनरली हम कहते हैं जैसे जब वायरल फीवर होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि जो एंटीबायोटिक है वो तो आपको 5 दिन तक लगातार सुबह शाम खानी है, दिस मीन्स कांस्टेंट डोज है उसकी। लेकिन जो फीवर की जो आपको मेडिसिन लेनी है वो जब आपको एसओएस लिख देते हैं कि जब आपको ज़रूरत हो, जब आपको फीवर लगे तब आप खाइए, अदरवाइज उसको मत खाइए। सो दिस मीन्स जो फीवर की डोज है वो डिपेंड ऑन टाइम है, कि टाइम के हिसाब से फीवर चढ़ रहा है तो आपने ले ली, नहीं चढ़ रहा है तो 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। लेकिन जो एंटीबायोटिक है वो कांस्टेंट डोज, या फिर जिनके ब्लड प्रेशर हो तो उनको फिक्स है कि रोज एक डोज उनको बीपी की दवा खा लेनी है, या जो शुगर के पेशेंट है उनको, एक हार्ट के पेशेंट, मतलब उनकी डोजेस जो है वो कांस्टेंट है, टाइम के हिसाब से वेरिएबल नहीं है कि आज इतने बजे लेनी है, कल उतने बजे लेनी है, फिर इतनी क्वांटिटी लेनी है। सो हम जो एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ पे हम जो भी कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, जो भी एजम्पशंस कंसीडर करेंगे, वो सब हमारी रियल लाइफ से मैच होने चाहिए। तो जो हम पर्टिकुलर केस कंसीडर कर रहे हैं वो भी हमारी रियल लाइफ से मैच होना चाहिए। तो डोजेस जो हैं वो भी कांस्टेंट होती हैं, इसलिए वी हैव टू कंसीडर कि जो डोजेस टाइम के डिपेंडेंट थी, हमने मान लिया यहाँ पे डोज जो है वो कांस्टेंट डोज है। और दूसरी चीज हम अज्यूम कर रहे हैं, एंड आल्सो वी अज्यूम दैट द रिकवरी रेट ऑफ एक्टिव साइट फ्रॉम देयर बॉन्ड साइट, जो रिकवरी रेट है एक्टिव से इनएक्टिव में जाने का, वो भी बहुत स्मॉल है। एक्टिव से इनएक्टिव दिस मीन्स कि दिस इज वेरी स्मॉल विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। हम उसको भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर रहे हैं। सो इन सब को यूज करते हुए जो हम लोग ने कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं, और एट एनी टाइम एक्टिव साइट पर उसका इफेक्ट और रिएक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सिंपल जो वैल्यूज थी रिएक्शन में, कि हमारा जो वहाँ पे कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन था ब्लड में, वो था e टू द पावर माइनस के टी इंटीग्रल 0 to t e टू द पावर के टी डैश डी टी डैश। अब वहाँ पे पहले t की जगह dt था, अब dt को हमने कांस्टेंट माना है, तो दिस इज आउटसाइड द इंटीग्रल साइन। तो सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद वी गेट यहाँ पे सी टी, डी आउटसाइड द इंटीग्रल साइन, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमन लिया है, कांस्टेंट लिया है, 0 to t e टू द पावर के टी डैश डी टी डैश। अब हम सिंपल इसको इंटीग्रेट कर लें, सो वी गेट द कंसंट्रेशन ऑफ drug in blood, which is equals to e to the power minus kt d by k e to the power kt minus 1. This is the concentration of drug in the blood when doses are constant. अगर डोजेज जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है तो ब्लड में कंसंट्रेशन जो है वो उसका ये है। एंड सिमिलरली वी फाइंड दी एक्टिव साइट्स पे ड्रग का इफेक्ट एट एनी टाइम टी,
तो जो भी वैल्यू थी, अब सेकेंड टर्म में अल्फा आता था, तो अल्फा को हमने अप्रॉक्सीमेटली 0 लिया है, सो दिस मीन दिस इज n एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रल 0 to t बीटा ct डैश dt डैश एंड प्लस t। तो सिर्फ अब हम यहाँ पे जो हमने ct की ये जो वैल्यू निकाली है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ a। दिस मीन्स कि वी गेट द वैल्यू ऑफ a, सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो वी गेट एक्सपोनेंशियल माइनस d बीटा बाई k t प्लस e टू द पावर माइनस kt बाई k माइनस 1 बाई k। अब जो रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग है, सो रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग था RT इक्वल्स टू R CT एंड AT। C concentration of drug in the blood and A is the active site। तो सिर्फ हमने A की वैल्यू ये निकाली है और इससे पहले जो C की वैल्यू निकाली है ये दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। वी गेट दी रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग RT। अब जो मेन चीज है वो ग्राफिकली वी हैव टू शो दैट graphically this has to show that if this is at time and this is drug ब्लड में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो सी है एक लेवल तक एंड दिस इज डी बाई यहाँ तक की वैल्यू जो यहाँ पे हम यहाँ पर एंड ये रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग है, इसकी भी एक मैक्सिमम वैल्यू है जो हम लोग ने निकाला था। सो ये शो करता है ग्राफ कि जो ब्लड में कंसंट्रेशन, ड्रग का कंसंट्रेशन है वो पहले तो तेजी से बढ़ता है और फिर सैचुरेट हो जाता है। ये नहीं कि हम ड्रग खाते जाएंगे ब्लड में घुलती जाएगी, हमारे पास इफेक्ट करते 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 लो कर देगी। एंड जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो हमारी बॉडी में पहले तो तेजी से होता है और मैक्सिमम पे आने के बाद फिर वो डाउन होता जाता है। जैसे हमने कहा कि अगर हम फीवर की दवा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमने 2 डोज ली तो कम हुआ 102 से 101, 101 से 100, 99। उसके बाद ऐसा नहीं कि हम बुखार की दवा खाते चले जाएं, बुखार उतरने के बाद भी तो वो 98 हमारी जो एक नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट उससे भी कम हो जाए। ऐसा नहीं 98.6 से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता चला जाएगा अगर हम ड्रग को लेते चले जाएं। तो ड्रग का एक रिस्पॉन्स होता है कि पहले वो बहुत तेज़ी से इफेक्ट करती है, उसके बाद जो है उसका रिस्पॉन्स कम होता जाता है और धीरे धीरे ख़त्म। क्योंकि कई बार आप सुनते होंगे कि जब भी कोई पेशेंट जो है वो ब्लड प्रेशर की या फिर शुगर की दवा एक बहुत लंबे समय तक लेता रहता है तो उसके बाद वो जो मेडिसिन होती है उसकी बॉडी में, आपने अपने परिवार में जैसे सुना होगा कि इफेक्ट करना कम कर देती है, कि पहले जितना बीपी कंट्रोल उस मेडिसिन से रहता था अब उतना कंट्रोल नहीं रहता है। सो दिस मीन्स कि थोड़े टाइम के बाद 8-10 साल के बाद, ये तो बॉडी सबके अपनी अपनी बॉडी पर डिपेंडेंट है, किसी के 4-6 साल बाद, किसी के 10-15 साल बाद उस मेडिसिन को चेंज करना पड़ता है क्योंकि उसका इफेक्ट अब हमारी बल्कि रिस्पॉन्स जो है वो ड्रग अब हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं दे रही होती है। सो दिस शोज दैट कि हर ड्रग का अपना एक रिस्पॉन्स होता है, उसका एक टाइम पीरियड होता है, तो मैक्सिमम वहाँ तक वो हमारी बॉडी में अपने इफेक्ट को शो करती है और उसके बाद अपने रिस्पॉन्स को कम कर देती है, एक्टिव साइट को इनएक्टिव साइट में कन्वर्ट करती है। ठीक है, ये होता है एक्टिव साइट इनएक्टिव साइट में। सो ये मॉडल था आपका साइट बाइंडिंग मॉडल सिस्टम, उसका एक रेगुलर केस था। नाउ नेक्स्ट मॉडल है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? नाउ नेक्स्ट मॉडल है, कोई कुछ पूछता नहीं है, ध्यान से सुनते रहते हैं, सब कुछ सुनाई देता है? नहीं हैं? यस मैम, सुनाई पड़ रहा है। मैम तब भगवान भरोसे है आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मॉडल है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन बैजर्स एंड कैटल।
तो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन बैजेस एंड कैटल, इसका हम लोग जो मॉडल बना रहे हैं विच इज़ आल्सो एज डिपेंडेंट मॉडल, यहाँ पे टाइम और एज डिपेंडेंट मॉडल दोनों को लेकर चलें। जिसके कोई भी डिजीज़, हमने कहा कि जैसे हम लोग अब स्वाइन फ्लू पढ़ते थे, तो स्वाइन फ्लू बीमारी किसकी है? मेन स्वाइन की डिजीज़ है। चूँकि हम लोग की कंट्री में तो स्वाइन वगैरह लोग कम खाते हैं, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में तो सब कुछ खाया जाता है। तो प्रॉब्लम है स्वाइन्स की, जब हम लोग जैसे जो भी नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो भी नॉन वेज होता है उसको कच्चा नहीं खाते हैं। हमेशा हम लोग के यहाँ हर एक चीज़ खूब बॉइल्ड करके खाई जाती है, खूब अच्छे से उसको पका के खाई जाती है, तो जो भी जर्म्स यहाँ जाता है उसमें होते हैं वो अप्रॉक्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन सो बोवाइन, ये जो भी ट्यूबरक्लोसिस ही थी, हम कहते हैं स्वाइन फ्लू था या फिर ट्यूबरक्लोसिस भी हम लोग में, जैसा सुनने में आता है साइंटिफिक वे में, कि पहले ये भी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है वो भी एनिमल्स की थी, ह्यूमन बीइंग की नहीं थी। लेकिन चूंकि नॉन वेजिटेरियन लोगों से ये ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर हुई, जैसे स्वाइन फ्लू भी स्वाइन्स का डिजीज थी, उनके थ्रू जो है वो ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसफर हो गई। कोरोना के लिए भी यही कहा जाता है कि किसी इसमें याद नहीं आ रहा किसके कहते हैं, कोरोना के लिए भी तो कहते हैं किसी, याद नहीं आ रहा है, किसी उसकी भी एनिमल की, वो भी है, बर्ड की है या एनिमल की, किसी की डिजीज़ है जो ट्रांसफ़र हो गई। कि चाइनीज़ लोग सब कुछ खाते पीते हैं, कि तो उनके थ्रू ही वो ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र हुई और उनके थ्रू ही ऑल ओवर वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हुई। सो दिस मीन्स कि जो डिजीज़ का ट्रांसफ़र है वो कहीं से कहीं पर भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जब हम जो जिन चीज़ों का इंट्रैक्शन है, तो जैसे ये नहीं कि स्वाइन से स्वाइन में ही ट्रांसफ़र हो रहा है या ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग में ही ट्रांसफ़र हो रहा है। कई डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो एक दूसरे से कैटेगरी को भी ट्रांसफ़र होती हैं। तो बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन बैजेस एंड कैटल उसी हिसाब से कि हमारे मतलब सोशल जो सिस्टम है, उस सोशल सिस्टम में जो बैजर्स कैटल्स हैं वो सेपरेट नहीं है, मतलब एक साथ ही रहते हैं अगल बगल। किसी भी तरह से स्वाइन्स हैं, कैटल्स हैं या बैजर्स हैं, सब एक साथ रहते हैं। तो जो इन्फेक्शन बैजर्स में होता है वो इन्फेक्शन बैजर्स टू बैजर्स तो ट्रांसफ़र होता ही है, लेकिन उनके थ्रू कैटल्स में भी ट्रांसफ़र होता है बाई, जैसे हमने कहा कि जहाँ पे कैटल्स जो हैं वो अपना खाना खा रही होती हैं, दिस मीन्स जहाँ उनका चारा वारा पड़ा रहता है, वहाँ पे अगर बैजर्स ने यूरिन पास कर दी या फिर कहीं उसका ब्लड कहीं पे ड्रॉप हो गया या कहीं उसका स्टूल हो गया, तो कैटल ने उसको सूंघा, तो उनके सूंघने से जो इन्फेक्टेड मटेरियल्स के थ्रू, बकैलीज के थ्रू, स्मॉल जर्म्स के थ्रू उन्होंने उसको इनहेल किया और उनको भी ये इन्फेक्शन हो गया। सो दिस मीन्स कि उनका जो सोशल सिस्टम है वो इस तरह का नहीं है कि वो सेपरेट रहते हों, लेकिन अगर कोई बैजर्स इन्फेक्टेड है और उस इन्फेक्टेड बैजर्स ने कहीं पे भी यूरिन पास करी घास में, या फिर कहीं पे उसने लाद गिराई, या फिर कहीं पे उसने स्टूल किया और उस कैटल ने चढ़ते चढ़ते उस जगह पे उसको इनहेल किया, तो वो जो बकालीज होते हैं, स्मॉल जर्म्स होते हैं, वो उसकी बॉडी में चले जाते हैं, जिनके थ्रू वो इन्फेक्शन बैजर से कैटल में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। सो जो हम ये मॉडल पढ़ने जा रहे हैं उसमें इन दोनों के इंट्रैक्शन को कंसीडर किया गया है। दिस मीन्स ये जो इन्फेक्शन है ट्यूबरक्लोसिस का, ये इन्फेक्शन जो है वो बैजर से बैजर्स में तो ट्रांसफ़र हो ही रहा है, लेकिन बैजर से कैटल में भी ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस मॉडल को कहा गया है बोवाइन ट्यूबरक्लोसिस। ये तो जो डिजीज है, इन्फेक्शन है इन बैजर्स एंड कैटल्स, इनके इंट्रैक्शन को हम एक दूसरे में सॉरी इन दोनों को हम एक दूसरे में कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं इस चीज को पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे हमने कहा कि इस डिजीज में जो है वो इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती है। दिस मीन्स की ऑफ ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार ट्यूबरक्लोसिस हो गई किसी को, बैजर्स या कैटल को, अगर उसका ट्रीटमेंट हुआ तो वो आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो सही हो जाए और हमेशा कभी उसको वापस ये बीमारी ना हो। बल्कि ये बीमारी जो है ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन जो है
वो इम्यूनिटी जनरेट नहीं करता है। सो एक बार सही होने के बाद वापस वो ससेप्टेबल क्लास में इंक्लूड हो जाता है। दिस मीन्स वापस वो ससेप्टेबल क्लास में इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब है कि एक बार सही होने के बाद वो वापस ससेप्टेबल क्लास में आ जाता है। अब यही चीज बैजर्स के साथ भी है, और चूंकि ये इन्फेक्शन जो है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में शो होता है कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है, तब तक वो बहुत लोगों को ये बीमारी फैला चुका होता है। दिस मीन्स कैटल हो या फिर बैजर्स हो, दोनों में जो इस डिजीज के सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आते हैं। इसलिए बीमारी जहाँ पे ये लोग रह रहे होते हैं, बैजर्स और कैटल, बहुत तेजी से फैल जाती है। दूसरी चीज, इस बैजर्स, ये डिजीज ऐसी नहीं है कि इस डिजीज से उस बैजर्स की या कैटल की डेथ हो जाए। सो हम अपने मॉडल में डिजीज इंड्यूस्ड डेथ को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती है, इसलिए आफ्टर ट्रीटमेंट इन्फेक्टेड क्लास अगेन ससेप्टेबल क्लास में वापस आता है। सो दिस मीन्स कि अब हम यहाँ पे जो मॉडल बनाने जा रहे हैं वो SI मॉडल है। जो टोटल पॉपुलेशन है वो ससेप्टेबल और इन्फेक्टिव में डिवाइडेड है। ससेप्टेबल और इन्फेक्टिव्स बैजर्स के, और ससेप्टेबल और इन्फेक्टिव्स जो है वो कैटल्स के भी हैं। ठीक है। जो नेचुरल डेथ है वो हम यहाँ पर कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। वो नेचुरल डेथ जो है वो ससेप्टेबल में भी एग्जिस्ट कर रही है और इन्फेक्टेड में भी एग्जिस्ट कर रही है, और दोनों का जो डेथ रेट है वो हम अप्रोक्सीमेटली डेथ रेट ससेप्टेबल का और इन्फेक्टेड का सेम मान के चल रहे हैं। तो इसके जो एजम्पशंस हैं जो हमने माने हैं वो सेम है कि ये जो बीमारी है वो बहुत लंबे समय तक कैरी कर सकता है, चाहे वो बैजर्स हो चाहे वो कैटल हो, और उससे दूसरे लोगों को बहुत इजीली इन्फेक्टेड कर सकता है बाय थ्रू यूरिन एंड बाय थ्रू लार एंड बाय थ्रू स्टूल, जिसके भी थ्रू एक दूसरे को वो इनहेल करके ये बीमारी एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। जो मोर्टेलिटी रेट है वो इस इन्फेक्शन में 0 है, इसलिए डिजीज इंड्यूस्ड डेथ को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहे हैं। जो डेथ है सिंपल नेचुरल डेथ है वो उनकी बर्थ में भी कंसीडर कर रहे हैं और नेचुरल डेथ में भी कंसीडर कर रहे हैं। जो इन्फेक्शन का कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो लास्ट स्टेज में, जिसमें इम्यूनिटी जनरेट नहीं होती है, इसलिए SI मॉडल हम यहाँ पर कंसीडर करने जा रहे हैं। जो टोटल पॉपुलेशन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो ससेप्टेबल बैजर्स हैं उनको U से डिनोट कर रहे हैं, जो इन्फेक्टेड बैजर्स हैं उनको हम W से डिनोट कर रहे हैं। एंड टिल्टेड U एंड टिल्टेड W, इनको हम कैटल्स, these are the susceptible cattles and these are the infected cattles। तो जो इनका फ्लो डायग्राम बनता है, which is U and W, these are the susceptible badgers, these are the susceptible badgers, and these are infected badgers। ठीक। and tilted U and tilted W, these are the susceptible cattles and this is infected cattles। ठीक। अब जो हम कह रहे हैं, हमने माना कि अब इससे बैजर्स टू बैजर्स भी इन्फेक्शन पहुंचता है, कैटल्स टू कैटल्स भी पहुंचता है, एंड बैजर्स से कैटल भी पहुंचता है और कैटल से बैजर्स भी पहुंचता है। तो फर्स्ट ससेप्टेबल से कन्वर्ट हुए इन्फेक्टेड बैजर्स में हमने माना रेट जो है वो उसका β1 है। इसके जितने भी
बैजर्स के जितनी भी वेरिएबल पैरामीटर हैं सब हम सिंपल से ले रहे हैं और कैटर्स के जितने भी वेरिएबल और पैरामीटर हैं सब में ऊपर टिल्टेड बनाए दे रहे हैं दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक, अब चूंकि हमने कहा ये एसआई मॉडल है तो आफ्टर इन्फेक्शन दिस अगेन इन ससेप्टेबल क्लास लेट दिस रेट बी आर। वापस जो है वो ससेप्टेबल क्लास में आर रेट से वापस आया। वही चीज यहाँ पे भी कैटल्स टिल्टेड बीटा 1 रेट से ससेप्टेबल क्लास इन्फेक्टेड हुआ। अब इन्फेक्टेड क्लास वापस ससेप्टेबल में टिल्टेड आर से वापस आया। ठीक, टिल्टेड आर से वापस आया। अब इस इन्फेक्टेड बैटर्स में नेचुरल डेथ, इसकी नेचुरल डेथ म्यू रेट से हो रही है। हमने कहा म्यू रेट से ये इसकी नेचुरल डेथ। ठीक, इसकी भी नेचुरल टिल्टेड म्यू, इसकी म्यू से तो इसकी टिल्टेड म्यू से नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ। ठीक, अब यहाँ पे बर्थ कंसीडर कर रहे हैं गामा रेट से, इसकी बर्थ कंसीडर कर रहे हैं टिल्टेड गामा रेट से। ठीक, ये जो है वो बर्थ है। अब ससेप्टेबल क्लास में भी बर्थ हो रही है और ससेप्टेबल क्लास में नेचुरल डेथ भी हो रही है। तो नेचुरल डेथ दोनों का कांस्टेंट माना है, जिसमें म्यू रेट से नेचुरल डेथ और इसकी भी टिल्टेड म्यू रेट से नेचुरल डेथ। ठीक, ये तो जो हम ट्रांसफर दिखाया हमने, ये बैजर्स टू बैजर्स हो गया और कैटल्स टू कैटल्स हो गया। अब हमें पता है कि अगर ये कोई इन्फेक्टेड कैटल्स जो है वो ससेप्टेबल बैजर्स को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, तो दिस मीन्स ये इन्फेक्टेड कर रहा है, हमने माना ये बीटा 2 रेट से इन्फेक्टेड कर रहा है। इसी तरह से इन्फेक्टेड बैजर्स जो है वो ससेप्टेबल कैटल्स को भी इन्फेक्टेड कर सकता है, तो इसका रेट टिल्टेड से दिस इज बीटा 2 टिल्ट। ठीक, so this is the flow diagram of the bovine tuberculosis infection in badgers and cattles। ये वाला सिस्टम बैजर्स टू बैजर्स शो कर रहा है, नीचे वाला सिस्टम कैटल्स टू कैटल्स, और ये जो क्रॉस वाला है ये कैटल्स टू बैजर्स, बैजर्स टू कैटल्स इन्फेक्शन। दिस मीन्स दोनों के इंटरेक्शन से भी आपस में भी हो रहा है और दोनों के इंटरेक्शन से भी हो रहा है। अब टोटल वेरिएबल्स हमारे पास कौन कौन से हो गए? एक तो ससेप्टेबल बैजर्स, इन्फेक्टेड बैजर्स, ससेप्टेबल कैटल्स और इन्फेक्टेड कैटल्स, दोनों के दो। अब जो टोटल नंबर ऑफ कब और एडल्ट बैजर्स हैं उनको हम एन से और इनको टिल्टेड एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जिसमें उनके कब और एडल्ट बैजर्स दोनों को इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमने उनको कांस्टेंट माना है, लेट दिस बी टोटल नंबर n एंड दिस बी टोटल नंबर टिल्टेड n। अब जो हम मॉडल बनाने जा रहे हैं ना, एक एजम्पशन और था कि कैटल्स में जो डेवलपमेंट सिस्टम्स हैं वो मच मोर रैपिडली शो करते हैं बैजर्स से। सो यहाँ पे जो टिल्टेड आर है विच इज वेरी मच ग्रेटर देन आर। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, विच इज वेरी मच ग्रेटर देन आर। और बाकी हम लोग ने जो कंसीडर किया है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। And all these are, this means u is a function of t and a। यहाँ पे जो variables हैं, this means u, w, tilted u, tilted w are the function of t and a। क्योंकि हम यहाँ पर कब और एडल्ट दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, this means एज फैक्टर लेके कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे t और a का फंक्शन मानकर चल रहे हैं। तो अब चूंकि u जो है वो t और a दोनों का फंक्शन है, दिस मीन्स दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर हो रहे हैं, तो अब हमारे यहाँ पे जो मॉडल बनेगा
वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब t और a हैं. So two independent variables हैं. So this means all are, u is a function of t and a w, t and a tilted u and tilted w, all are the functions of t and a. तो जो अभी हम लोग ने मॉडल बनाया, so this means सबका वेरिएशन, this means कि del u by del t plus del w by del t, which is equals to del w by del t plus, सॉरी t नहीं, एक t होगा और एक a होगा, del w by del t and tilted del u by del t plus tilted u by del a and tilted del w by del t and plus tilted del w by del. 4 equations बनेंगी, 4 variables हैं, 4 equations हैं and 2 independent variables हैं, t and a, all are the functions of 2 independent variable t and a, so we get the partial differential equation. अब हम यहाँ पे जो कंसीडर करने जा रहे हैं कि इन्फेक्शन रेट, जो भी इन्फेक्शन रेट है, कि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि लैम्डा 1 और टिल्टेड लैम्डा 1 जो है वो इन्फेक्शन रेट हैं, जिनसे जो ससेप्टेबल क्लास जो है वो इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो रहा है. तो ससेप्टेबल क्लास जो है वो इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो रहा है. जैसे यहाँ पे ये, अब यहाँ पे हम लैम्डा 1 लेके चले, कन्वर्जन रेट फ्रॉम ससेप्टेबल टू इन्फेक्टेड बैजर्स के लिए, और लैम्डा 1 टिल्टेड जो है वो कैटल्स के लिए. तो अब चूंकि ये जो ससेप्टेबल क्लास है वो इन्फेक्टेड क्लास में कन्वर्ट हो रहा है थ्रू इटसेल्फ भी और थ्रू कैटल्स के इंटरेक्शन से भी. दिस मीन्स अगर वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तब भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं, और अगर कैटल्स से इंटरेक्ट हो रहे हैं, कैटल्स के जम से, दिस मीन्स यूरिन या किसी चीज से, तो भी वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं. और यही चीज कैटल्स के साथ भी है. दिस मीन्स कि जो ससेप्टेबल है वो इन्फेक्टेड क्लास में दो की वजह से इन्फेक्टेड हो रहा है. एक तो बैजर्स टू बैजर्स भी हो रहा है, एक बैजर्स टू कैटल भी हो रहा है. तो यहाँ पे हम दोनों का कंसीडर करेंगे. तो उन दोनों को दिखाने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ ससेप्टेबल को लैम्डा 1 से डिनोट कर रहे हैं, क्योंकि ससेप्टेबल जो है वो लैम्डा 1 रेट से इन्फेक्टेड क्लास में जा रहा है. सो विद माइनस साइन ये इन्फेक्टेड क्लास में जा रहा है, तो दिस मीन्स लैम्डा 1 u. ठीक. अब आर रेट जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ये इसका रिकवरी रेट है. दिस मीन्स ये आर जो है वो इसका रिकवरी रेट है कि इन्फेक्टेड से वापस ससेप्टेबल में आ रहा है. सो दिस मीन्स ससेप्टेबल की पॉपुलेशन को बढ़ा रहा है, तो प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस. कि रिकवरी हो रही है तो इन्फेक्टेड कम हो रहे हैं और ससेप्टेबल बढ़ रहे हैं. अब बाकी सबकी नेचुरल डेथ, तो म्यू यू माइनस म्यू डब्ल्यू. ठीक. अब जैसे हमने बैजर्स के लिए बनाया है, सेम ऐसे ही कैटल्स के लिए भी है. सिर्फ ये जो पैरामीटर हैं, वेरिएबल हैं, सब में टिल्टेड से शो हो जाना है कि लैम्डा 1 रेट से ससेप्टेबल जो है वो इन्फेक्टेड हो रहा है. सो दिस मीन्स ऑल आर टिल्टेड. इससे इन्फेक्टेड हो रहा है, इन्फेक्टेड क्लास में ऐड हो रहा है, तो दिस इज यू टिल्टेड. रिकवरी रेट आर टिल्टेड है, सो दिस मीन्स आर टिल्टेड. यहाँ पे रिकवर हो रहा है इन्फेक्टेड क्लास, ऐड हो रहा है ससेप्टेबल में, सो दिस इज ससेप्टेबल क्लास. नेचुरल डेथ दोनों की, सो टिल्टेड म्यू tilted u minus tilted mu tilted w. ठीक है. So this is the model for bovine tuberculosis infection in badgers and cattle. अब ये जो लैम्डा 1 है या टिल्टेड लैम्डा 1 है, ये क्या है? कन्वर्जन रेट फ्रॉम ससेप्टेबल टू इन्फेक्टिव्स. तो यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी टिपिकल हैं, क्योंकि
दोनों से इंट्रैक्शन हो रहा है तो दोनों को हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। और लैम्डा 1 दोनों का इन्फेक्शन रेट है, तो बीटा 1 रेट से ससेप्टेबल इन्फेक्टेड कैटल्स बैजर्स में कन्वर्ट हो रहा है, जब ये इन्फेक्शन जो है वो बैजर्स टू बैजर्स है। ये इन्फेक्शन, ये जो बीटा 2 रेट है वो कैटल से इन्फेक्शन हो रहा है बीटा 2 रेट से। तो जो लैम्डा 1 इन्फेक्शन रेट है, कन्वर्जन रेट है, उसमें बीटा 1 और बीटा 2 जो हैं वो आपस में बैजर्स के भी इन्वॉल्व होंगे और कैटल्स के भी इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, सो यही चीज अब हम मैथमेटिकली लिखने जा रहे हैं कि जो लैम्डा 1 है विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये दोनों से इन्फेक्टेड है, कन्वर्जन रेट है ससेप्टेबल टू इन्फेक्टेड, बीटा रेट से 0 टू इंफिनिटी, अभी बताएंगे क्यों ले रहे हैं, इंटीग्रल WTADA, दिस मीन्स ये इन्फेक्शन बीटा रेट से बैजर्स टू बैजर्स है और बीटा 2 रेट से एन बीटा 2 रेट से इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, ये जो हम लोग ने फ्लो डायग्राम बनाया है ये बीटा 2 रेट से कैटल से हो रहा है, तब दूसरे वाले इंटीग्रल में 0 टू इंफिनिटी टिल्टेड WTAD। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है कि लैम्डा 1 जो है ये बीटा 1 रेट बैजर्स टू बैजर्स है, ये बैजर्स टू, इन दोनों के ही इन्फेक्शन से इस रेट से ससेप्टेबल क्लास जो है वो इन्फेक्टेड क्लास में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसा हमने बैजर्स के लिए लिखा है बिल्कुल वैसे ही कैटल्स के लिए भी कि लैम्डा 2, अब लैम्डा 2 में क्या है, आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं कैटल्स टू कैटल्स बीटा 1 टिल्टेड बीटा 1 रेट से और कैटल्स टू बैजर्स टू बीटा टिल्टेड बीटा 2 रेट से। तो जैसे हमने बैजर्स के लिए लिखा है बिल्कुल सेम कैटल्स के लिए भी यहाँ लिखने जा रहे हैं। दिस मीन्स टिल्टेड बीटा 1 इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी टिल्टेड WTADA और बीटा 2 टिल्टेड है कैटल से, तो अब यहाँ पे बैजर से है, so this means WTA। ठीक है, these are the conversion rate from susceptible to infected class। कि लैम्डा 1 रेट से ससेप्टेबल जो है वो इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो रहा है और ससेप्टेबल जो है इन्फेक्टेड हो रहा है कैटल से, कैटल भी इन्फेक्टेड हो रही है और बैजर से भी कैटल इन्फेक्टेड हो रही है। सो दिस is a lambda 1 and lambda 2, जहाँ पर lambda 1 और lambda 2 is given by this thing। अब इस मॉडल के लिए हम कुछ बाउंड्री कंडीशंस और इनिशियल कंडीशंस लेके चल रहे हैं जिसको हम तब कंप्लीट मॉडल में कहलाएंगे। ठीक, अब ये जो हमारे पास पार्शियल कंट्रीब्यूशन है दोनों का, बैजर्स से कैटल और कैटल से बैजर्स, तो जैसे हमने कहा कि जब चूंकि हम यहाँ पे एज भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो जब हम यहाँ पर एज इन्वॉल्व कर रहे हैं तो जिस टाइम पे हमने मॉडल स्टार्ट किया, दिस मीन्स इनिशियली, दिस मीन्स एट टाइम t इक्वल्स टू 0 हर एक का कोई एज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इनिशियली जिस समय पे हमने मॉडल स्टार्ट किया, दिस मीन्स एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो सबका एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं एज अ condition, initial boundary conditions। तो this means U0A, UTA था सब WTA तो U0A, this means कि at time t equals to 0 जिस टाइम पे हमने मॉडल को स्टार्ट किया है। तो U0A का मतलब है कि नंबर ऑफ ससेप्टेबल बैजर्स एट टाइम t equals to 0
तो उनका एज डिस्ट्रीब्यूशन यू नॉट ए। इसी तरह से कैटल्स का यू नॉट टिल्टेड है 0 ए, तो यू टिल्टेड ए, बस सिर्फ नोटेशन के साथ। इसी तरह से उनका इन्फेक्टिव्स का W0A is W not A and tilted W0A is equals to tilted W। ठीक, तो ये था एंड बाउंड्री कंडीशंस। दिस मींस कि एट A इक्वल्स टू 0, दिस मींस कि जिस समय पे हमने एज बर्थ टर्म जो हम मॉडल में कंसीडर करते हैं, जिस टाइम पे इन्फेक्टेड हो रहा हो, उसको हम बाउंड्री कंडीशन के फॉर्म में लिखते हैं। सो नाउ हियर दिस इज इक्वल्स टू UT0 and this can be written in the form of NT0 which is gamma। gamma जो था वो conversion rate था, integral 0 to infinity n ta dA, and this can be written as gamma nt when t is greater than 0। जो चीज हम बैजर्स के लिए लिख रहे हैं सेम वही चीज कैटल्स के लिए भी, कि NT0 is gamma tilted 0 to infinity and tilted TA dA equals to tilted gamma and tilted। दिस मीन्स जो भी एज डिस्ट्रीब्यूशन था उस समय जो नंबर ऑफ एडल्ट कब हमने लिए थे उन्हीं के प्रोपोर्शनल है। टोटल नंबर ऑफ एन हमने लिया है, so which is this means this is dependent on time and गामा जो था वो उनका कन्वर्जन रेट है। वापस गामा जो था वो उनका बर्थ रेट है। तो जिस हिसाब से जिस समय पे जैसे हम लोग कहते हैं कि हमेशा जिस हिसाब से वो हमारी पॉपुलेशन में ऐड हो रहे हैं, जिस टाइम पर एज वाले फैक्टर मॉडल में जैसे हम लोग ने किया था, तो वही चीज यहाँ पे एज फैक्टर के साथ पे जिस टाइम पे वो हमारे मॉडल में इंक्लूड हुए, मॉडल में इंक्लूड दिस मींस इन्फेक्टेड होके इंक्लूड हुए, वो हमारी ये बाउंड्री कंडीशन है। तो जैसे इसमें पूरा डिटेल फॉर्म में जो हमने बोला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि birth term is model equation are absent because the only input the host population is into the class of age 0 and so appears as a boundary condition। कि हम यहाँ पे न्यू बॉर्न वाली चीज नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम किसी भी कप में या फिर एडल्ट में मान के चल रहे हैं ये डिजीज हो सकती है, तो 0 एज से हमारी इसमें शामिल है। So newborn badgers and cattle are susceptible in constant population where birth rate gamma and gamma are equal to death rate। वो सारी चीजें जो हम लोग कह रहे हैं कि badgers दोनों का रेट जो हम लोग ने कॉमन ही लिया है कि बर्थ रेट गामा और टिल्टेड गामा है या डेथ रेट जो है म्यू और टिल्टेड म्यू है, वो सब के लिए सेम लेके चल रहे हैं, चाहे वो कब हो चाहे वो एडल्ट कैटल हो और बैजर्स हो। ठीक है, तो ये जो हमने ये जो कंडीशंस हमने लिखी हैं, दिस कंडीशन इज फाइनली वी से दैट UT0 इक्वल्स टू गामा ये NT0 एंड गामा NT एंड UT नॉट जो यहाँ पर टिल्टेड के लिए होगा ये C के लिए हो जाएगा। एंड इनिशियली तो ये जो कंडीशंस लिखी हैं बाद वाली, दिस कैन बी रिटन एज UT0 इक्वल्स टू NT0 गामा NT बर्थ के हिसाब से है। जो हमने बैजर्स के लिखा है वही चीज कैटल्स के लिए भी, tilted NT0 equals to tilted gamma tilted N of T and initially and जो इन्फेक्टेड है एज के साथ वो 0 है, जो बैजर्स के लिए वही चीज कैटल्स के लिए कि जिस जब इन्फेक्शन रेट जहाँ पे ऐड होगा उसके साथ वहाँ पर वो दोनों चीजें 0 हैं। तो जो बर्थ है वो तो इनके साथ ऐड है और जो इन्फेक्टेड क्लास है जिसमें ससेप्टेबल क्लास इस रेट से है और इन्फेक्टेड क्लास 0 पे है।
जैसे लिखा है नाउ हेयर फॉर एग्जांपल गामा एंटी, दिस मींस जो गामा एंटी इज द नंबर ऑफ बर्थ ऑफ बैजर्स एट एज 0 फॉर ऑल टी, एंड एंटी इज द टोटल बैजर्स पॉपुलेशन। जो बर्थ है उससे टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करना है, देन वी गेट द टोटल पॉपुलेशन। एंड इन जनरल anytime t the age distribution of both badgers and cattle, जो age distribution जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं nt0 को nta से, वो वैसे ही है जैसे हम लोग age find out करते हैं, which is equals to gamma nt exponential minus integral 0 to a mu s ds, which is equals to gamma nt m। जो चीज बैजेस के लिए लिखेंगे बिल्कुल एज इट इज कैटल्स के लिए भी, tilted nta tilted gamma nt exponential minus integral 0 to a tilted mu s ds equals to tilted gamma tilted nt m tilted mt, which defines the survival probability MA tilted MA functions। कि जो जैसा है कि कोई भी डिजीज जो है, जैसे हमने कहा कि डिजीज कोई इतनी खतरनाक डिजीज नहीं कि डिजीज से किसी की डेथ हो जाए, चाहे बैजर्स हो चाहे वो कैटल्स हो, लेकिन ये उनकी सरवाइव करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हम इंक्लूड करके उनके नंबर्स के साथ में चल रहे हैं कि एज के नंबर के हिसाब से किस एज डिस्ट्रीब्यूशन तक बैजर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। जैसे कि MA इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैजर्स विल लाइव टू एज A, चाहे वो बैजर्स हो चाहे वो कैटल हो, अगर एज A तक लाइव करती है देन दिस इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैजर्स एंड कैटल्स। तो आपका जो कंप्लीट मॉडल है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ से λ1 is defined by these two, λ1 and λ2. Initial and boundary conditions are defined by these two, जहाँ पे ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डिपेंडेंट है, एंड दिस मीन्स यही कंडीशन लिखी हुई है, दिस इज गिवन बाय दिस। So this is the complete model for badgers and cattles। अब बताइए किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? सोल्यूशन हम लोग मंडे को करेंगे इसका। हेलो हेलो मैम। आ गए हैं सर? यस मैम। सबको दिखाई दे रहा था जो लिखा है? यस मैम। बीच में कुछ कुछ बोल दिया करिए भाई, बहुत उलझन होने लगती है, इरिटेशन होता है कि हम ही बोल रहे हैं, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो बीच बीच में जाग के बता दिया करिए कि मैम प्रेजेंट है हम लोग। ठीक, तो किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं मैम। सब बहुत समझदार बच्चे हैं। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम लोग मंडे को मिलते हैं फिर। यस मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम।